हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष रोलानिया। कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करता हूं हाउ विल यू मेजर योर लाइफ बुक की समरी। ये बुक क्लेटन क्रिस्टनसन, जेम्स ऑलवर्थ एंड कैरन डिलन के द्वारा लिखी गई हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि हर आदमी खुश रहना चाहता है और इसके लिए ही वो अपनी पूरी लाइफ पैसे कमाने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमीर लोगों की लाइफ में सब सही चलता होगा और वो हमेशा ही खुश रहते होंगे? क्या नेम, फेम और मनी पाने से हैप्पीनेस का रास्ता भी खुल जाता होगा? क्या सक्सेसफुल होने का पैमाना सिर्फ पैसा कमाना है? अगर आपके भी मन में ऐसे ही सवाल आते हैं और आपको इन सवालों का कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता है, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लेटन क्रिस्टेंसन की लिखी किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ की बुक समरी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने कोर्स के आखिरी दिन लेखक अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद अपने क्लासमेट्स को देखकर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। वो हर 5 सालों के बाद रीयूनियन में अपने क्लासमेट से मिला करते थे। जब ग्रेजुएशन के पहले 5 साल बाद वो सबसे मिले तो सभी अपनी अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे थे। किसी के पास बहुत अच्छा जॉब था तो कोई बहुत ही अच्छी लोकेशन में काम कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने तो अपने कंपैरिजन में बहुत अच्छी दिखने वाली पार्टनर से शादी भी की थी। उन सब की लाइफ हर तरीके से परफेक्ट दिखाई देती थी। लेकिन जब वो 10 साल के बाद रीयूनियन में सबसे मिले तो सब कुछ बदल गया था। ऐसे बहुत से लोग थे जिनके साथ वो मिलना चाहते थे, लेकिन वो लोग आए ही नहीं। उनके कुछ क्लासमेट्स टॉप की कंपनीज जैसे मैकिन्से और गोल्डमैन सैशेस में एग्जीक्यूटिव थे। कुछ बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे और कुछ बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। प्रोफेशनली इतना सक्सेस होने के बाद भी उनमें से ज़्यादातर लोग खुश नहीं थे। वो पैसे तो बहुत कमा रहे थे, लेकिन अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे थे। सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा था। किसी का डाइवोर्स हो गया था तो किसी ने सालों से अपने बच्चों से बात नहीं की थी। जब वो लोग ग्रेजुएट हुए थे तो उनके पास ना सिर्फ प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने का विजन था, बल्कि वो पर्सनल लाइफ में भी उतना ही सक्सेसफुल होना चाहते थे। पहले तो लेखक को लगा कि ये मिड लाइफ क्राइसिस है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके 25 और 30 साल वाले रीयूनियन में उन सब लोगों की प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। उनका एक क्लासमेट जेफरे जेल भी चला गया था। जिस जेफरे को राइटर जानते थे वो एक हार्ड वर्किंग और अपनी फैमिली को प्यार करने वाला इंसान था। वो मैकिन्से की हिस्ट्री में सबसे यंग पार्टनर्स में से एक था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं थी। उनकी पहली शादी डिवोर्स में बदल गई थी। ऐसे न जाने कितने ही किस्से राइटर ने अपने क्लासमेट्स के देखे जिसमें वो लोग अपनी अपनी लाइफ में प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के बावजूद बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। अपने कोर्स के दौरान लेखक अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार के थ्योरीज के बारे में रिसर्च करवाते हैं। वो कंपनी की प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वो स्टूडेंट्स को फ्यूचर में क्या होगा इसकी उम्मीद करने के बजाय उसका सही अनुमान लगाना सिखाते हैं। वो 3 सिंपल क्वेश्चंस लिखते हैं। मैं कैसे श्योर हो सकता हूं कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल और खुश रहूंगा? मेरे पार्टनर, बच्चों, एक्सटेंडेड फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ मेरा रिलेशनशिप खुशियों का खजाना होगा। मैं अपनी लाइफ सम्मान के साथ जीऊंगा और जेल कभी नहीं जाऊंगा। ये क्वेश्चंस भले ही सिंपल लगें, लेकिन इनके आंसर्स ही हमें एक हैप्पी लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। हम इस बुक समरी में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमें अपनी लाइफ को कैसे मेजर करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ पंख होना ही उड़ने के लिए काफी नहीं है। दोस्तों, हमें लाइफ में बहुत से लोग बताते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें अपना करियर कैसे चुनना चाहिए या हमें खुश कैसे रहना चाहिए। इन बातों को जानने के लिए बहुत किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सी एडवाइस हमारे लिए सही होगी और कौन सी गलत? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या सोचना है और कैसे सोचना है, इनमें डिफरेंस समझना होगा। लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है। हजारों सालों से लोग हैप्पीनेस और लाइफ का पर्पस जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ मॉडर्न थिंकर्स ने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बताया है और कुछ लोगों के लिए ये काम भी करता है। वो लाइफ के कुछ कठिन सवालों को शॉर्टकट से सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन राइटर का मानना है कि लाइफ के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को इतनी जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए वो हमें कुछ टूल्स बताना चाहते हैं जिनकी मदद से हम लाइफ में अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अच्छे चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जब साल 1997 में लेखक को इंटेल कंपनी के चेयरमैन एंडी ग्रोव ने डिसरप्टिव इनोवेशन के बारे में बोलते हुए सुना तो उन्हें इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया। तब उन्हें 10 मिनट का टाइम दिया गया था। उन्होंने बताया कि वो इस रिसर्च से इंटेल का कैसे फायदा होगा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो इंटेल के बारे में नहीं जानते। वो सिर्फ अपनी थ्योरी बता सकते हैं और फिर कंपनी के नजरिए से देख सकते हैं कि थ्योरी कैसे कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकती है।
फिर उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ डिसरप्शन को एक्सप्लेन किया कि जब कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में एक कम कीमत के प्रोडक्ट या सर्विस के साथ आता है तो पुराने और बड़े प्लेयर्स उन्हें छोटा समझते हैं, लेकिन वो छोटा कॉम्पिटिटर कस्टमर्स की ज़रूरत के अनुसार खुद को इम्प्रूव करता चला जाता है। जब एंडी ने थोड़ा बेचैन होकर पूछा कि ये मॉडल उनकी कंपनी के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है, तब लेखक ने बताया कि वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। उन्होंने एक स्टील मिल इंडस्ट्री के बारे में बताया जहां छोटे मिल्स ने लोवेस्ट एंड ऑफ द मार्केट को टारगेट करना चालू किया। मतलब वो लोग ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे थे जिन्हें बड़े मिल्स वाले प्रायोरिटी नहीं देते थे। ऐसा करते हुए छोटे मिल्स धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब ट्रेडिशनल स्टील मिल्स बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो चुके थे। इस तरह से एंडी भी समझ गए कि वो किस प्रकार से इसे इंटेल में अप्लाई कर सकते थे। एंडी अच्छी तरीके से बताने लगे कि वो मार्केट के निचले वर्ग को टारगेट करते हुए कम कीमत में क्लेरोन प्रोसेसर बना सकते हैं। इस तरह से लेखक ने एंडी को क्या सोचना है के बजाय कैसे सोचना है ये बताया। क्लेटोन मानते हैं कि उनका कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन उनकी थ्योरी का ओपिनियन जरूर है। एंडी के साथ मीटिंग ने उनके आंसर देने का तरीका बदल दिया। अब जब भी लोग उनसे कुछ पूछते हैं वो डायरेक्टली आंसर नहीं देते हैं, उसके बदले में वो उसी क्वेश्चन को अपनी थ्योरी के जरिए अपने दिमाग में ही सोचते हैं, जिसकी वजह से वो थ्योरी के जरिए ही आंसर देते हैं। लोगों को एक्सप्लेन करते हुए वो बताते हैं कि उनका मॉडल किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सिचुएशन में कैसे काम करता है। इस तरह से लोग उस आंसर को विजुअलाइज करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। क्लेटोन के मुताबिक थ्योरी सिर्फ कुछ कंपनियों या लोगों के लिए काम नहीं करती है, बल्कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। लोग समझते हैं कि फ्यूचर को जानने का सबसे अच्छा तरीका किसी डिसीजन को लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा डेटा को करेक्ट करना है, लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे हम कार चलाते समय रियर व्यू मिरर को देखकर ही ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सिर्फ पास्ट का ही होता है। आप एक अच्छे पार्टनर बनने के लिए कई बार शादी करना नहीं चाहेंगे, या अच्छा पेरेंट बनने के लिए अपने आखिरी बच्चे के बड़े होने तक इंतजार नहीं करना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन में ये थ्योरी आपको आपके एक्सपीरियंस करने के पहले ही ये बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम उड़ने का एग्जाम्पल ले सकते हैं। शुरुआत में रिसर्चर्स सोचते थे कि उड़ने के लिए पंख का होना जरूरी है, क्योंकि वो पक्षियों की कॉपी करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो वो फेल रहे, क्योंकि वो फंडामेंटल चीजों को समझ नहीं पाए कि किस वजह से कोई इंसान उड़ सकता है। इसीलिए पंखों को बेहतर बनाने से काम नहीं हुआ। लेकिन जब बर्नौली प्रिंसिपल का यूज उड़ने के लिए किया गया तो ये काम कर गया। इसके बाद फ्लाइट्स को क्रैश से बचाने के लिए इफ देन स्टेटमेंट का यूज करके पायलट्स को अलग अलग कंडीशंस के रूल्स बताए गए। इस तरह कोई भी थ्योरी काम करती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने ये सीखा कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी क्वेश्चन का आंसर सीधे न ढूंढकर थ्योरी के जरिए ढूंढना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम करियर और हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे। अपने करियर में हैप्पीनेस को ढूंढना। जब आप 10 साल के थे और कोई पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आप बिना झिझक के कोई भी प्रोफेशन बता देते थे। इसमें डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट या प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रोफेशन से लेकर आइसक्रीम बेचने वाला या ड्राइवर जैसा डिफरेंट प्रोफेशन भी होता था। उस समय आपको सभी चीजें पॉसिबल लगती थी। जिस काम के बारे में सोचकर आपको खुशी होती थी, वही प्रोफेशन भी आप अपनाना चाहते थे। बड़े होने पर हम में से कुछ ही लोग इसी तरह से सपना देखना जारी रख सके, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उम्र के साथ अपने सपनों को जाने दिया। हमने किसी खराब वजह से जॉब करना शुरू कर दिया और उसी में सेटल हो गए, क्योंकि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हम जिस काम से प्यार करते हैं उसी के जरिए अपनी जिंदगी गुजारना रियलिस्टिक नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों ने कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीना चालू कर दिया। लेखक अपनी किताब में बताते हैं कि जब वो कॉलेज में ग्रेजुएट करके बाहर आए तब उन्हें ये जानने में काफी समय लगा कि वो वापस स्कूल में जाकर लोगों को पढ़ा सकते हैं। काफी लंबे समय तक उनको ये आइडिया नहीं था कि ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब वो खुद को लकी समझते हैं। वो चाहते हैं कि हर सुबह जब हम उठें तो हम भी खुद को लकी समझें कि हम वो काम कर रहे हैं जिसे हम सच में करना चाहते हैं। हम सब ने अपनी लाइफ के लिए कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन जब इसमें अचानक कोई चैलेंज और अपॉर्चुनिटी आ जाती है और तब हम अपने टाइम, टैलेंट और एनर्जी का किस तरह से यूज करते हैं, वही असली स्ट्रेटेजी होती है। ऐसे में हमें सभी सिचुएशंस को मैनेज करते हुए सही ऑप्शन को चुनना आना चाहिए। इसके लिए राइटर सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे आपके करियर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो एस्पेक्ट हमारी जॉब के लिए जरूरी होता है वो हमें खुशी नहीं देता है, और जिस एस्पेक्ट में हमें खुशी मिलती है वो हमारे जॉब के लिए जरूरी नहीं होता। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए पहले हमारे लिए इस गैप को फिल करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ किसी स्ट्रेटेजी का फाइनल एलिमेंट एग्जीक्यूशन होता है। कोई भी स्ट्रेटेजी को हम तभी इंप्लीमेंट कर पाते हैं जब हम अपने रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ अच्छी इंटेंशन से कुछ नहीं होता है। आपको अपना टाइम, मनी और टैलेंट का यूटिलाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए करना होगा।
आपको सभी टाइप्स के फैक्टर्स जैसे प्रायोरिटीज, अपॉर्चुनिटी का प्लान के साथ तालमेल और रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन से स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस दौरान आप चीज़ें सीखेंगे और आपका नए चैलेंजेस से भी सामना होगा। इसलिए अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो पॉसिबल है कि आप जिस काम से प्यार करते हैं वही आपका करियर होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने स्ट्रेटेजी के बारे में जाना और अगले एपिसोड में हम मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड पर। सही मोटिवेशन से खुशियां बढ़ती हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं क्लेटन क्रिस्टेनसेन की लिखी किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ की बुक समरी के 4th एपिसोड में। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि किस बात से हमें खुशी मिलती है, तब तक हैप्पीनेस के बारे में बात करना इम्पॉसिबल है। जब हम खुद को किसी ऐसे करियर में पाते हैं जिसमें हमें खुशी नहीं मिलती, तो ये इस गलतफहमी का नतीजा होता है कि हमें सच में क्या मोटिवेट करता है। हम ऐसी चीज़ों को अपना मोटिवेशन मान लेते हैं जो अंदर से हमारा मोटिवेशन नहीं होती और हम बस बाहर के किसी वजह से मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए हमें सही मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। जब लेखक CPS टेक्नोलॉजी चला रहे थे तो वो जानते थे कि उन्हें क्या मोटिवेट करता है। एक शनिवार को वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय की फैमिली के साथ पिकनिक पर गए थे। वैसे तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन इसी बहाने वो अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ को देखना चाहते थे कि वो लोग कैसे रहते हैं। वो एक ग्रुप के पास गए और उन्होंने डायना को देखा। डायना लैब में बहुत अच्छी पोजीशन में थी और वो एनालिटिकल केमिस्ट थी। उसका काम दूसरे साइंटिस्ट को कंपनी के इक्विपमेंट्स को यूज करना सिखाना था। ये काम डायना को फ्रस्ट्रेट भी करता था, फिर भी वो सबकी मदद करना चाहती थी। लेकिन स्टार्टअप होने के कारण सबके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे और डायना के पास भी दिन में लिमिटेड टाइम होता था, इसलिए उसका दिन उथल पुथल के पीछे गुजरता था। लेकिन उस समय डायना अपने पति के और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। ऐसे में क्लेटन डायना के पर्सपेक्टिव से उसकी लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे थे। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थी, वो एक माँ और पत्नी भी थी और उसका मूड और हैप्पीनेस सीधा असर उसकी फैमिली पर पड़ता था। वो सोचने लगे कि किस तरह डायना सुबह उठकर अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर काम पर निकलती होगी। अगर ऑफिस में उनका खराब दिन रहा है तो किस तरह 10 घंटों के काम के बाद घर पर आती होगी और उसका असर उनके घर पर, उनके पति और बच्चों पर भी होता होगा। इसके उलट जिस दिन डायना किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत बिजी रहने के बाद इस उत्साह के साथ घर जाती होगी कि उसने आज कुछ नया सीखा है, तो ये उत्साह जरूर ही उनकी फैमिली इंटरेक्शन के समय भी दिखता होगा। इस प्रकार डायना का सही मोटिवेशन उसकी लैब में जुनून के साथ काम करना था। जब कोई काम फिनिश करने पर हम टायर्ड फील करने के बजाय सेटिस्फाइड फील करते हैं तो इसके पीछे राइट मोटिवेशन ही होता है। इसलिए हम भी अपनी लाइफ में राइट मोटिवेशन से कोई काम कर सकते हैं। वैसे तो हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देना चाहता है, लेकिन लेखक इंसेंटिव के बारे में बोलते हैं कि अगर आप अपनी कंपनी में किसी को एक एडिशनल प्रोजेक्ट करने के लिए इंसेंटिव देते हैं तो कंपनी के दूसरे लोग भी इस तरह के इंसेंटिव की मांग करेंगे और आप इस तरह सभी लोगों को इंसेंटिव देते रहेंगे तो ये एक अच्छा सिस्टम नहीं है। फ्रेडरिक हर्सबर्ग, जो मोटिवेशनल थ्योरी के सबसे अच्छे राइटर्स में से एक हैं, वो एक थ्योरी देते हैं। उनकी थ्योरी के अनुसार हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर में डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं और वो ठीक से नहीं हो पाता तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, ये हाइजीन फैक्टर कहलाता है। जैसे स्टेटस, कॉम्पनसेशन, जॉब सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मैनेजर आपको अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं करता है तो ये हाइजीन फैक्टर से जुड़ा है। जिस काम से आपको डिससेटिस्फेक्शन होता है उसे बैड हाइजीन कहते हैं। आपको इस बैड हाइजीन को फिक्स करना पड़ता है। हर्सबर्ग की रिसर्च के अनुसार मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर चैलेंजिंग वर्क, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल ग्रोथ आता है। ये आपके अंदर से आता है। ऐसे समय में आपको खुद को लगता है कि आप किसी भी काम में अपना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जब आप कोई काम करते हैं जिसे लेकर आप खुद ही एक्साइटेड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये मोटिवेशन कहलाता है। अगर आपने हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर में डिफरेंस समझ लिया है तो आप वो काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने ये सीखा कि हम जिन चीज़ों से सच में मोटिवेशन पाते हैं उसे पहचानना आना चाहिए और उसी काम को अपना करियर बनाना चाहिए। अगले एपिसोड में हम स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। स्ट्रेटजी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करिए। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि अगर हम जान जाते हैं कि हम किस बात से मोटिवेट होते हैं तो हम आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा करियर चुनना होगा जो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ आपके हाइजीन फैक्टर्स को भी सेटिस्फाई करे। 1960 के दशक में होंडा के मैनेजमेंट ने यूएस मोटरसाइकिल मार्केट में एक पैर जमाने की कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि वो अपने कॉम्पिटिटर के द्वारा बनाई गई मोटरसाइकिलों के मुकाबले में काफ़ी कम कीमतों में मोटरसाइकिल बनाकर बेचेंगे। लेकिन ऐसा करने से होंडा को नुकसान हो गया। होंडा ने ये पाया कि उनकी बाइक्स को ज़्यादा स्पीड से चलाने पर ऑयल लीक होने लगता था और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अमेरिका में होंडा के डीलरों के पास इस तरह की जटिल समस्याओं को ठीक करने की क्षमता नहीं थी और होंडा की इन खराब मोटरसाइकिलों को ठीक करने के लिए अमेरिका से जापान वापस भेजा गया, जिसके लिए उन्हें काफ़ी खर्च करना पड़ा।
प्रॉब्लम्स के बावजूद होंडा अपनी प्राइमरी स्ट्रेटजी के साथ ही कायम रही। होंडा की बेची गई बड़ी बाइक्स के अलावा कंपनी ने शुरू में अपनी कुछ छोटी मोटरसाइकिल्स को लॉस एंजलिस में भेज दिया था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकी कस्टमर्स उन्हें खरीदेंगे। इन बाइक्स को सुपर कप्स के नाम से जाना जाता था। इन बाइक्स का उपयोग जापान में मुख्य रूप से शहर में संकरी सड़कों पर डिलीवरी के लिए किया जाता था। एक शनिवार को होंडा की टीम का एक सदस्य अपने सुपर कप को लॉस एंजलिस की पहाड़ियों में ले गया और ऊपर नीचे रास्तों के बीच उसने सच में बाइक राइडिंग को एंजॉय किया। अगले सप्ताह उसने अपने को-वर्कर्स को उसके साथ आने के लिए इनवाइट किया। होंडा के लोगों को इतना मजा करते देख उस दिन पहाड़ियों के अन्य लोगों ने पूछा कि वो कहाँ से डर्ट बाइक खरीद सकते हैं। वो बाइक्स अमेरिका में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन होंडा की टीम से उन्होंने उन बाइक्स को जापान से मंगवाने के लिए कहा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिकन मार्केट में होंडा इस तरह से एंटर करेगी। सबने हार्ले कंपनी के साथ ही कॉम्पीट करने का सोचा था, लेकिन अब उनके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई थी। होंडा की मैनेजमेंटल टीम समझ गई थी कि ये सब कैसे हुआ था और होंडा ने डिसाइड किया कि अपनी ऑफिशियल स्ट्रेटजी में छोटी बाइक्स को भी शामिल किया जाएगा। एक बड़ी हार्ले की कीमत के 1/4 कीमत पर सुपर कप्स क्लासिक मोटरसाइकिल कस्टमर्स को नहीं बल्कि एक नए ग्रुप के कस्टमर्स के द्वारा खरीदी गई, जिन्हें ऑफ रोड बाइकर्स कहा जाने लगा। अमेरिका में एक नए मोटरसाइकिल बिजनेस में होंडा कंपनी की स्टोरी उस प्रोसेस को हाईलाइट करती है जिसमें पहले स्ट्रेटजी को बनाया जाता है, फिर उसे अपॉर्चुनिटी के अनुसार इवॉल्व किया जाता है। प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग के अनुसार स्ट्रेटजी 2 टाइप की होती हैं। जब हम किसी सिचुएशन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस के बारे में पहले से जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके एक्शन लेते हैं तो ये डेलिब्रेट स्ट्रेटजी कहलाती है। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं है, इसीलिए हर सिचुएशन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आते हैं जिनके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं होता। हम अपने मेन प्लानिंग को छोड़कर सिचुएशन को डिमांड के अनुसार कोई नई प्लानिंग करते हैं। इसे इमरजेंट स्ट्रेटजी कहा जाता है। होंडा कंपनी ने भी सिचुएशन के अनुसार मेन स्ट्रेटजी को छोड़कर नई स्ट्रेटजीज बनाई और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। इस सीख को पहले करियर में भी अप्लाई किया जा सकता है कि अगर आप अपने करियर में अपना हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशन दोनों ही ढूंढ चुके हैं तो ये डेलिब्रेट स्ट्रेटजी कहलाती है। लेकिन अगर आप अभी तक अपने करियर को लेकर श्योर नहीं हैं तो आप इमरजेंट स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने करियर में भी उन फील्ड्स को खोजना शुरू कर देंगे जिनसे आप प्यार करते हैं और जिसमें आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जब आप जान जाते हैं कि रियल में आपके लिए क्या काम करता है तो आप अपनी स्ट्रेटजी में इमीडिएट चेंज भी कर सकते हैं। जब हम डेलिब्रेट या इमरजेंट स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो इसे चेक करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि स्ट्रेटजी सिर्फ पेपर्स में अच्छी दिख रही हो लेकिन रियलिटी में फेल हो जाए, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी को एजम्पशंस के जरिए बनाया जाता है। ऐसे समय में हमें ये देखना होगा कि हमारे कितने एजम्पशंस सही हो सकते हैं। डिज्नी ने 3 जगह पर थीम पार्क बनाए थे और जब पेरिस में उन्होंने चौथा थीम पार्क बनाया तो इन तीनों थीम पार्कों में आने वाले लोगों और उनके द्वारा बिताए जाने वाले समय के अकॉर्डिंग एजम्पशंस बनाया गया कि 1 साल में लगभग 11 मिलियन लोग उसके इस नए थीम पार्क में आएंगे और 3 दिन वहां बिताएंगे। इस प्रकार से 33 मिलियन गेस्ट डेज हो जाएंगे। वैसे 1 साल में 11 मिलियन लोगों ने उस थीम पार्क को विजिट तो किया, लेकिन वो सिर्फ 1 ही दिन वहां रहे। ऐसे में उनका एजम्पशन गलत हो गया। इसके पीछे वजह यह थी कि बाकी के थीम पार्क में 45 राइड्स थे, लेकिन नए थीम पार्क में सिर्फ 15 राइड्स ही थे। ऐसे में लोग 1 ही दिन में पूरे राइड्स कर लेते थे। इसीलिए हमें कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसके साथ कितने एजम्पशंस सही हो रहे हैं। हम सभी अपने करियर में सफल और खुश रहना चाहते हैं, लेकिन जब आपको लगने वाला हो कि ऑप्शंस आपकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं या आप किसी एक रास्ते में बहुत आगे निकल गए हैं, उससे पहले ही आप ये तरीका अपना सकते हैं। कोई भी जॉब लेने से पहले आप उन चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए जो काम दूसरों के द्वारा आपके लिए किया जाएगा और उससे आपको उस जॉब में सक्सेस मिलेगी। अब आप सारे एजम्पशंस की भी लिस्ट बना लीजिए और खुद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कीजिए कि इस एजम्पशंस के पूरे होने के क्या चांसेस हैं, ये जॉब मैं क्यों एंजॉय करने वाला हूँ, इस जॉब के लिए मेरे मोटिवेशंस क्या क्या हैं। इस तरह के क्वेश्चंस करते हुए आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने सीखा कि कैसे ज़रूरत के अनुसार हम अपनी स्ट्रेटेजी को बदलकर असम्पशंस को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर। आपकी स्ट्रेटेजी जो आप बोलते हैं वो नहीं होती है। लेखक रियल स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक रियल स्ट्रेटेजी दिन में लिए गए सैकड़ों उन डिसीजंस की वजह से होती है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। लगभग 1 दशक से पहले की बात है जब सीटल बेस्ड सोनोसाइट की खोज की गई, जिससे एक छोटी सी मशीन से अल्ट्रासाउंड किया जा सकता था। इसके पहले डॉक्टर्स किसी प्रॉब्लम को स्किन के इंटरनल साइड को सिर्फ महसूस करके पता लगाते थे। ऐसे समय में जब कोई बीमारी बड़ी हो जाती थी तभी उसका पता चलता था, लेकिन इस हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से डॉक्टर्स और नर्सेज किसी भी बीमारी का जल्दी और आसानी से पता लगा लेते थे। सोनोसाइट के पास 2 टाइप्स के हैंड हेल्ड प्रोडक्ट्स थे।
पहला मेन प्रोडक्ट जिसे टाइटन कहते थे वो एक लैपटॉप के साइज का था, और दूसरा प्रोडक्ट जिसे आईलुक कहते थे वो साइज में टाइटन का आधा था, और उसका प्राइस भी टाइटन का 1/3 ही था। एक दिन कंपनी के सीईओ गुडविन ये जानना चाहते थे कि आईलुक को लेकर कस्टमर क्या सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन के साथ कॉल ज्वाइन किया। जो भी हुआ उससे गुडविन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। जब सेल्समैन कस्टमर के साथ बैठ गया और उन्हें लैपटॉप अल्ट्रासाउंड टाइटन दिखाने लगा तो उसने अपने बैग से आईलुक निकाला ही नहीं। गुडविन ने इंटरफेयर करने का फैसला लिया। उन्हें आईलुक के बारे में बताएं, गुडविन ने सेल्समैन को बोला, लेकिन सेल्समैन ने गुडविन की बात को इग्नोर कर दिया। सेल्समैन टाइटन की क्वालिटीज के बारे में कस्टमर को बताता रहा। कुछ मिनट के बाद गुडविन ने फिर से सेल्समैन को आईलुक निकालने के लिए कहा, लेकिन फिर से सेल्समैन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। गुडविन को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। सेल्समैन जानबूझकर गुडविन को इग्नोर नहीं कर रहा था, वो बस वही कर रहा था जो कंपनी उससे करवाना चाहती थी। दरअसल कंपनी को टाइटन को बेचने से ज्यादा रिटर्न आता था, इसलिए सेल्समैन को भी उसे बेचने पर ज्यादा कमीशन मिलता था। ऐसे में 5 आईलुक बेचने की तुलना में लैपटॉप के आकार की अल्ट्रासाउंड मशीन टाइटन को बेचना सेल्समैन के लिए बहुत आसान था। हालांकि गुडविन जानता था कि आईलुक का फ्यूचर टाइटन से कहीं ज्यादा है, और उसके मुताबिक वो अपने सेल्समैन को भी ये बात अच्छे से समझा रहा है, लेकिन उनका कमीशन सिस्टम कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। कभी कभी सोनोसाइट जैसी कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को गलत डायरेक्शन में ले जाने के कारण बनती है, जब सक्सेस का पैमाना एम्प्लॉयज़ और कंपनी के लिए अलग अलग होता है। एक कंपनी भी ये गलती कर सकती है जब वो शॉर्ट टर्म सक्सेस को प्राथमिकता देती है। एप्पल INC कंपनी दिखाती है कि कैसे एम्प्लॉयज़ और कंपनीज की प्रायोरिटीज़ बीच का डिफरेंस डेंजरस साबित हो सकता है। 1990 के दशक में संस्थापक स्टीव जॉब्स को जबरन बाहर कर दिया गया था, जिसकी वजह से एप्पल अपनी रेपुटेशन के अनुसार प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं कर पा रहा था। कंपनी में जॉब्स के डिसिप्लिन के बिना एप्पल की डिजायर्ड स्ट्रेटजी और उसकी रियल स्ट्रेटजी के बीच गैप उभरने लगा और एप्पल लड़खड़ाने लगा। मिड 90s के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपटीशन करने के लिए एप्पल ने अगली पीढ़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम कॉपलैंड था। हालांकि ये एप्पल के लिए प्रायोरिटी था, लेकिन एप्पल इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सका। 1997 में जब जॉब्स CEO के रूप में लौटे तो उन्होंने तुरंत रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम को ठीक किया। सभी की प्रायोरिटीज पर फोकस करने के बजाय जॉब्स ने एप्पल को उसके रूट्स में वापस ले आए, जो दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना, लोगों की अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने के तरीके को बदलना और एक बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देना था। जो कुछ भी इसके साथ अलाइन नहीं था उसे खत्म कर दिया गया। जो लोग सहमत नहीं थे उन्हें निकाल दिया गया। जल्द ही लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि यदि उन्होंने एप्पल के अनुसार रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं किया तो मुसीबत में पड़ सकते थे। बाकी चीजें भी जॉब्स के अनुसार होने लगीं और इसके बाद एप्पल ने फिर से दुनिया में अपना दबदबा बना लिया था। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने स्ट्रेटेजी बनाने और उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंतर को जाना। अगले एपिसोड में हम रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस कैसे खोजना है उसके बारे में जानेंगे। हैप्पीनेस को अपने रिश्तों में खोजना। जो रिलेशनशिप आपका अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ होता है वही आपकी हैप्पीनेस की वजह होती है। हमें लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है और अचानक सब कुछ बिखरने लगता है। इसलिए हमें अपने रिलेशनशिप पर तब ज्यादा काम करना चाहिए जब हमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल पर इन्वेस्टर्स के 2 गोल्स होते हैं, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोफेसर अमर भिड़े ने अपने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू बिजनेस में बताया है कि सभी कंपनीज में से 93% कंपनीज जो सक्सेसफुल हुई उन्हें अपनी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी को छोड़ना पड़ा क्योंकि ओरिजिनल प्लान वायबल नहीं था। दूसरे शब्दों में, सफल कंपनियां इसलिए सफल नहीं होती क्योंकि उनके पास शुरुआत में ही राइट स्ट्रेटेजी होती है, बल्कि वो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी के फेल होने के बाद भी उनके पास पैसा बचा हुआ होता है ताकि वो दूसरी स्ट्रेटेजी बना सकें। इसे गुड मनी बोल सकते हैं। फेल होने वालों में से ज्यादातर इसके अपोजिट अपना सारा पैसा अपनी मेन स्ट्रेटेजी पर ही खर्च करती हैं, जो आमतौर पर गलत होता है। इसे बैड मनी बोल सकते हैं। हमें ग्रोथ के लिए पेशेंस रखना चाहिए, वहीं प्रॉफिट के लिए इम्पेशेंट होना चाहिए। ये गुड और बैड मनी का कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। बहुत सारे लोग ऐसे जॉब में चले जाते हैं जो उनके मुताबिक बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनके क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स और कलीग से उनको चैलेंजेस मिलने लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए वो लोग अपना पूरा टाइम इसी काम में इन्वेस्ट करने लगते हैं। वो अपने वेकेशंस का पूरा यूज़ नहीं करते हैं। वो अपने स्मार्टफोन से अपनी जॉब से रिलेटेड हर अपडेट को चेक करते रहते हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी जॉब या बिजनेस पर ही होता है और वो अपने करीबी लोगों से भी उनके इस शेड्यूल को एक्सेप्ट करने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इस कारण वो लोगों को ईमेल और फ़ोन करना भूल जाते हैं और ना ही किसी सेलिब्रेशन या पार्टी में हिस्सा लेते हैं। इस तरह उनकी पर्सनल लाइफ खराब होती चली जाती है। हमें ज़्यादातर लगता है कि हमारे पास अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं,
लेकिन हमारी दोस्ती लोगों से कम होती चली जा रही है या हमारे बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। लेखक बताते हैं कि उनके नेबर अपना खुद का एक बिजनेस करना चाहते थे। इसी वजह से वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे। जैसे ही उनकी कंपनी सक्सेसफुल होने वाली थी, उनकी वाइफ उनको छोड़कर चली गई और जब उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, क्योंकि उन्होंने कभी अपना समय इन लोगों के साथ इन्वेस्ट ही नहीं किया था। ऐसे में रिटर्न्स की उम्मीद करना ही गलत था। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने गुड और बैड मनी के कॉन्सेप्ट को जाना। अगले एपिसोड में हम लाइफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एक साथ करना सीखिए। लेखक बताते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि वो अपने डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स को एक के बाद एक प्लान करने का सोचती है। जैसे वो सिर्फ अपने करियर में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें लगता है कि अभी पेरेंटिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद वो अपने करियर पर फोकस करेंगे। लेकिन बच्चों के ऊपर हमें तब से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जब हमें लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 रिसर्चर्स टॉड रिस्ले और बेटी हार्ट, इन्होंने बच्चे पैदा होने से 2.5 साल होने के तक उनको ऑब्जर्व किया। उन्होंने नोटिस किया कि एवरेज पेरेंट्स अपने नवजात बच्चों से 1500 वर्ड्स हर घंटे बोलते हैं। ज़्यादा बोलने वाले पेरेंट्स अपने नवजात बच्चों से 2100 वर्ड्स हर घंटे बोलते हैं। कम बोलने वाले पेरेंट्स अपने नवजात बच्चों से सिर्फ 600 वर्ड्स हर घंटे बोलते हैं। अगर हम पहले 3 मंथ्स की तुलना करें तो ज़्यादा बोलने वाले पेरेंट्स का बच्चा लगभग 48 मिलियन वर्ड्स सुन चुका होता है, वहीं कम बोलने वाले पेरेंट्स का बच्चा सिर्फ 13 मिलियन वर्ड्स सुन पाता है। जब टॉड रिस्ले और बेटी हार्ट ने इन बच्चों के ऊपर आगे भी नजर रखी तो पाया कि पहले 30 महीनों में एक बच्चे के द्वारा सुने गए वर्ड्स और उसकी वोकैबुलरी और रीडिंग कम्प्रीहेंशन परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा कोरिलेशन था। बच्चों से हम 2 तरीकों से बात कर सकते हैं। पहला, बिजनेस लैंग्वेज की तरह। इसमें हम बच्चों को सिर्फ ऑर्डर देते हैं, जैसे सोने का समय है या चलो घूमने चलते हैं। इससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता। इसके अपोजिट, जब बच्चों से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे लैंग्वेज डांसिंग कहा जाता है। इससे बच्चों के ब्रेन सेल्स पर असर होता है। साथ ही साथ वो बच्चे स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी और कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ स्कूल जाते हैं। वो स्कूल में भी अच्छा करते हैं। ये अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि जितना ज़्यादा हम अपनी रिलेशनशिप्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अपनी रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस खोज पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ही कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जितना कम मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उतना ज़्यादा रिलेशनशिप्स में आप खुश रह पाएंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड से हमने सीखा कि हमें सिर्फ पैसों या करियर पर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बल्कि रिश्तों पर भी उतना ही इन्वेस्ट करना है। आगे के एपिसोड में हम लोगों की रियल नीड्स को पहचानना सीखेंगे। लोगों की रियल नीड्स को पहचानना। क्लेटोन बताते हैं कि बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ इसीलिए सक्सेसफुल नहीं बना पाती हैं क्योंकि वो कस्टमर्स की फीलिंग्स को नहीं समझ पाती। उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए। ऐसी कंपनीज सिर्फ अपने बेनिफिट का सोचती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप्स में भी होता है। जब हम अपनी ज़रूरतों के आगे सामने वाले की ज़रूरतों को अहमियत नहीं देते तो चीज़ें खराब होने लगती हैं। हमें सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। स्वीडिश फर्नीचर कंपनी आइकिया का नाम आप सबने सुना ही होगा। ये कंपनी किफ़ायती दामों पर फर्नीचर बेचने के लिए मशहूर है। इसके बावजूद भी कंपनी 25 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा का सालाना रेवेन्यू कमाती है और इसके मालिक इनगवर कल्प्रेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। कभी आपने सोचा है कि इसकी क्या वजह है? क्योंकि आइकिया काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज की तरह कस्टमर्स के सिर्फ एक चुनिंदा सेगमेंट को ही टारगेट नहीं करती। इस कंपनी के फर्नीचर डिज़ाइंस की नकल उतारना किसी भी दूसरी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल और शॉपिंग एक्सपीरियंस इन्हें अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी से अलग बनाता है। आइकिया का मेन फोकस है कस्टमर्स की नीड्स के अनुसार उनके काम आना। कंपनी के स्टोर्स कस्टमर्स को अपने से आधे घंटे से भी कम की दूरी पर मिल जाएंगे। शोरूम्स इतने बड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखा जा सके और कस्टमर्स को बिना परेशानी के एक ही बार में सामान मिल जाए। स्टोर के अंदर ही बच्चों के खेलने के लिए एक अलग सेक्शन है और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी है, ताकि आपकी शॉपिंग के दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। और तो और आपको सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन भी मिलता है। वो कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने पर ही अपना जॉब कंप्लीट मानते हैं। इन्हीं सब सर्विसेज के चलते आइकिया ने मार्केट में अपनी अलग पहचान और अपने लिए लॉयल कस्टमर्स बनाए हैं। क्लेटोन के बेटे माइकल ने जब अपने नए अपार्टमेंट को एक ही दिन में फर्निश करने की इच्छा जाहिर की तो इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें आइकिया का नाम ही याद आया और कंपनी उनकी उम्मीदों पर 100% खरी भी उतरी।
माइकल उनका एक रेगुलर कस्टमर बन गया और दूसरों को भी इसके बारे में एक्साइटमेंट के साथ बताता था। इस तरह आइकिया एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कोई कंपनी सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ कॉम्पिटिटर कंपनी से मुकाबला करने के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ कस्टमर्स की ज़रूरत को समझकर और परख कर प्रोडक्ट्स बनाए, तब कस्टमर्स उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कस्टमर्स की ज़रूरत को समझे कैसे। लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कंपनी में काम शुरू किया जो अपने फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मिल्क शेक्स की बिक्री बढ़ाना चाहती थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। कंपनी ने कस्टमर से फीडबैक भी लिए ताकि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकें। टेस्ट या फिर कॉस्ट, किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। बहुत कोशिश करने के बाद भी सिचुएशन ज्यों की त्यों थी। तभी लेखक के दोस्त बॉब मोएस्टा ने क्वेश्चन किया कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है जो कस्टमर्स को मिल्क शेक पीने के लिए मजबूर करती है। इसे जानने के काफ़ी तरीके थे। कस्टमर्स कब, क्यों और किसके साथ मिल्क शेक पीने आते थे। ये सिंपल क्वेश्चंस थे जिनके जवाब में कंपनी को फायदा हो सकता था और बहुत सारे जवाब सामने भी आए। सुबह सुबह आने वाले ग्राहक वो थे जिन्हें अपने ऑफिस तक के लंबे और बोरिंग सफर को तय करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उनके हाथ, कपड़े और गाड़ी का स्टीयरिंग बैगल्स गंदा ना हो, और जो ऑफिस पहुंचते ही हल्की हल्की सी भूख लगने लगती है वो भी ना लगे। दोपहर को कुछ थके हारे पिता अपने बच्चों के साथ आते थे जिन्हें बच्चों को मिल्क शेक पीने के कंपटीशन में जिताकर अच्छा फील करवाना होता था। इन सब का सोल्यूशन एक था, मिल्क शेक। इन सब में बेस कस्टमर्स की मानसिकता को समझ के मिल्क शेक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता था। इन बातों को रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। हम दूसरे रिलेशनशिप्स को देखते हैं और सोचते हैं कि जिस वजह से वो लोग खुश हैं वही वजह हमारे लिए भी काम करेगी, लेकिन हर इंसान की नीड्स अलग होती हैं। ऐसे में हमें आइकिया के जैसे हमारे पार्टनर, फैमिली और फ्रेंड्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे कस्टमर्स की रियल नीड्स को आइडेंटिफाई करके ही बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे। ऐसे ही न्यू हैम्पशायर की एक कंपनी बिग आइडिया ग्रुप के पास एक इन्वेंटर आए जिन्होंने एक 12 मिनट कार्ड गेम डेवलप किया था। इसका मेन रीज़न था कि जब वो अपने डिमांडिंग जॉब से घर लौट के आए तो अपने बच्चों के साथ कुछ समय साथ बिता पाएं। वैसे ये इन्विटेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आजकल लगभग हर घर को इसकी ज़रूरत है। V8 नामक कंपनी ने कस्टमर की इसी पर्सपेक्टिव को समझा कि कैसे एक नॉर्मल से प्रोडक्ट को ज़रूरत के हिसाब से माउल्ड करके बेचा जा सकता है, और एक जूस बनाया जिसमें 8 सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स थे। हम में से ज़्यादातर लोग जब घर से बाहर रहते हैं तो हमारी माँ हमसे कुछ हेल्दी खाने के लिए बोलती हैं, लेकिन सब्जियों को काटना, धोना और उबालना एक बोरिंग और टायरिंग काम होता है। ऐसे में अगर हमें 8 सब्जियों के न्यूट्रिएंट्स सिर्फ जूस पीने से ही मिल जाएं तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। इसीलिए V8 कंपनी का रेवेन्यू 1 साल में ही 4 गुना बढ़ गया। बात सिर्फ कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव और नीड्स को समझने की थी। ऐसे ही कुछ हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है। एक दिन काम से थके हारे राइटर के फ्रेंड स्कॉट जब घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में सुबह के बर्तन गंदे पड़े हैं। उनकी वाइफ बारबरा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने थके होने के बावजूद बर्तन धो दिए, फिर रात का खाना बनाकर और बच्चों को भी खिला दिया। बाद में उन्होंने कमरे में जाके देखा तो बारबरा परेशान थी। वो ये सब काम देखकर और गुस्सा हो गई कि लेखक ने सब काम कर दिया था। लेखक इस बात से परेशान हुए कि उनके थके हारे ऑफिस से आने के बाद घर का काम करने पर भी उनकी वैल्यू नहीं हुई। बारबरा इसलिए परेशान थी क्योंकि दिन भर बच्चों के साथ रहकर वो बोर हो चुकी थी। उन्हें बात करने के लिए किसी की ज़रूरत थी, ना कि घर का काम करने के लिए। इस प्रकार स्कॉट ने बस अनुमान लगाया कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी दूसरे इंसान के लिए उनसे बिना पूछे कोई काम कर देते हैं और सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा होगा या उन्हें इसकी ज़रूरत होगी, लेकिन उनकी ज़रूरत अलग होती है। इसीलिए अनुमान लगाना कभी कभी भारी पड़ सकता है। हम अपने पार्टनर की ज़रूरतों और इच्छाओं को समझकर और उन्हें प्रायोरिटी देकर अपना और उनका जीवन खुशहाल बना सकते हैं। कंपनीज भी ऐसी गलतियां करती हैं। सफल बिजनेस के लिए कस्टमर की ज़रूरत को समझ के प्रोडक्ट्स बनाए जाने चाहिए, ना कि उनके पर्सपेक्टिव और नीड्स का खुद से अनुमान लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि हमें बिजनेस में, कस्टमर्स और पर्सनल लाइफ में अपने लोगों से पूछना चाहिए कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम कैपेबिलिटीज़ यानी क्षमताओं के बारे में बात करेंगे। अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक करें। दोस्तों, इस एपिसोड में राइटर कैपेबिलिटीज़ यानी क्षमताओं की बात करते हैं। साथ ही आउटसोर्सिंग को इससे जोड़ते हुए बताते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज की दुनिया में डेल एक बहुत ही जाना माना नाम है। पिछले 2 दशकों से ये दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक है। इसकी सफलता को लेकर वॉल स्ट्रीट पर इन्हें काफ़ी वाहवाही मिलती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि डेल की सफलता के पीछे काफ़ी बड़ा हाथ एक ताइवानीज कंपनी आसूस का था। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में डेल ने बहुत बड़ा नाम कमाया। इसके 2 कारण थे, कम कीमत पर हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स और कस्टमाइज्ड कंप्यूटर्स।
जिसमें कस्टमर अपनी इच्छा के अनुसार कंपोनेंट्स डलवाकर पर्सनल कंप्यूटर्स ऑर्डर कर सकते थे और कंपनी इन्हें 48 घंटों के अंदर असेंबल करके कस्टमर तक पहुंचा देती थी। इन सब में ASUS का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। वो डेल को छोटे छोटे सर्किट्स कम कीमत पर बनाकर प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन डेल कंपनी खुद इतनी कम कीमत पर ऐसे सर्किट्स नहीं बना पाती थी, इसलिए उन्होंने ASUS को इस काम के लिए आउटसोर्स किया। इसके चलते ASUS कंपनी के पास एक नया ऑफर लेकर गई। उन्होंने सिर्फ सर्किट्स ही नहीं, मदरबोर्ड्स भी ASUS से बनवाने का एग्रीमेंट किया, और वो भी 20% कम कीमत पर। डेल को इसमें फायदे का सौदा ही दिखा। वॉल स्ट्रीट में कंपनीज को काफी सारे फाइनेंशियल रेशियोज के आधार पर मेजर किया जाता है। उनमें से एक है रोना, RONA, यानी रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, जिससे कंपनी की टोटल इनकम को उनके एसेट्स से डिवाइड करके निकाला जाता है। रोना ज्यादा होने का मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितने अच्छे से यूज कर रही है, और इससे प्रॉफिट का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे 2 तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, टोटल इनकम को बढ़ाकर या फिर एसेट्स को कम करके। डेल कंपनी ने डेनोमिनेटर यानी अपने एसेट्स को कम करके रोना को बढ़ाया। ASUS कंपनी को मदरबोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा भी थमा दिया और पैसे भी बचा लिए। इससे दोनों कंपनीज इस डील से खुश थीं। इसके बाद ASUS ने एक और ऑफर रखा। वो पूरा का पूरा पर्सनल कंप्यूटर ही डेल कंपनी बनाने के लिए तैयार थी, वो भी 20% कम कीमत पर। डेल कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जहां उनका रोना अपने एसेट्स को कम करके इंक्रीज हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ASUS भी अपने न्यूमरेटर यानी इनकम को बढ़ाकर प्रॉफिट कमाते हुए रोना को इंक्रीज कर रही थी। कंप्यूटर्स पर लेबल तो डेल का था, लेकिन ये ताइवान में बन रहे थे। धीरे धीरे ASUS ने अपने कंप्यूटर्स भी बनाने शुरू कर दिए। अब डेल कंपनी आउटसोर्सिंग की वजह से मात खा रही थी। ASUS ने जो कुछ डेल जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करके सीखा था, वो सब अपने कंप्यूटर में लगाना शुरू कर दिया। डेल हाथ मलती रह गई, क्योंकि अब उनके पास कंप्यूटर्स या उनके पार्ट्स बनाने के लिए कोई भी रिसोर्स या नॉलेज नहीं थी। इसके लिए तो वो ASUS पर ही डिपेंडेंट थे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह हमें अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते रहना चाहिए और दूसरों पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम कैपेबिलिटीज को अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करना सीखेंगे। कोई भी कंपनी अपनी क्षमताओं का आकलन करने के लिए 3 रीजंस पर निर्भर होती है। पहला है रिसोर्सेज यानी कि संसाधन। इसमें कंपनी में काम करने वाले लोग, उनके इक्विपमेंट्स, उनकी टेक्नोलॉजी इत्यादि आते हैं। रिसोर्सेज ये तय करते हैं कि कंपनी का काम आगे किस दिशा में और कैसे बढ़ेगा। दूसरा है उनके प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है कि कोई कंपनी अपने संसाधनों को किस तरीके से इस्तेमाल करती है। इसमें कंपनी का बजट, एलोकेशन, मार्केट रिसर्च, एम्प्लॉय कंपनसेशन वगैरह शामिल हैं। प्रोसेसेस कंपनी की बैलेंस शीट्स में डायरेक्टली नहीं दिखाई देकर रिसोर्सेज की तरह दिखाई देती है, लेकिन इनका प्रभाव देखने को जरूर मिलता है। तीसरा और अंतिम रीजन है प्रायोरिटीज, यानी ऊपर बताए गए दोनों फैक्टर्स के आधार पर काम करने के लिए कंपनी डिसीजंस कैसे लेती है। इसमें कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स का काफी अहम रोल होता है। यही 3 रीजंस हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने में, उनकी कैपेबिलिटीज को जानने में हमारी मदद करते हैं। रिसोर्सेज ये तय करते हैं कि बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। रिसोर्सेज होंगे तभी तो वो डिसीजन ले पाएंगे कि उन्हें आगे करना क्या है। कंपनी की तरह ही रिसोर्सेज बच्चों की जिंदगी को आकार देने में मदद करते हैं। प्रोसेसेस ये तय करते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार अपने लिए नए मौके ढूंढने का अवसर देना है। इन मौकों को वो कैसे उपयोग करते हैं और कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हैं। प्रायोरिटीज वो रीजन है जिनसे ये तय होता है कि बच्चे जिस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। ये तीनों रीजंस आपस में जुड़े हुए हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल से पढ़ाई करके वहां से नॉलेज गैदर करता है, उसके पास एक iPad है। ये सब उसके रिसोर्सेस हैं। अब मान लीजिए कि वो बच्चा स्कूल की नॉलेज का यूज करके इस iPad में एक ऐप बनाता है। ये प्रोसेस का उदाहरण है। बच्चे ने अपनी क्षमता देखी और फिर उसे अपनी असल जिंदगी में काम में भी यूटिलाइज कर लिया। प्रायोरिटीज वो सारे रीजंस होंगे जिन्होंने बच्चे को इस दिशा में धकेला, जैसे माँ बाप का सहयोग, दोस्तों को इम्प्रेस करने की तीव्र इच्छा आदि। प्रोसेसेस ये तय करते हैं कि कोई काम कैसे होगा और प्रायोरिटीज ये कि वो काम क्यों होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं हम अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे, अपने सपने उन पर थोप तो नहीं रहे। हमें उनका मेंटल हेल्थ देखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनके सक्सेस पर ध्यान देना। ये भी हमें ही ध्यान में रखना है कि बाहरी लोगों का इंटरफेयर उनकी लर्निंग प्रोसेस में रुकावट न बने, यानी आउटसोर्सिंग नहीं करनी है। हमें डेल कंपनी के जैसे नहीं बनना है कि अपने फ़ायदे के चक्कर में अपने ही घर की जिम्मेदारी किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दें। इससे बाद में हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें बाहरी दुनिया या चैलेंजेस से डरना है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि बाहरी दुनिया का सामना कैसे करें और साथ ही साथ अपनी वैल्यूज़ को भी ना भूलें। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल इंटरफेयर को इतना बढ़ने नहीं देना है कि हम अपने ही बच्चों को पहचान ना पाएं। इसी संदर्भ में लेखक एक ग्रीक कहानी का उदाहरण देते हैं। ग्रीक मैथोलॉजी में
थीसियस नामक व्यक्ति ग्रीस का संस्थापक है। उसका समुद्री जहाज था जिसे खत्म होने से बचाने के लिए ग्रीक लोगों ने तरकीब लगाई। जैसे ही जहाज का कोई छोटा या बड़ा पार्ट गलकर टूट जाता था, उसकी जगह एक नया पार्ट जोड़ दिया जाता था। इससे धीरे धीरे पूरा जहाज फिर से नया हो गया। कहने को तो ये थीसियस का ही जहाज था, लेकिन असल में क्या ये वही जहाज था? जवाब आपको सबको मालूम ही है। इसी तरह से हमें अपने बच्चों को खुद सिखाना है, उन्हें उनके जीवन को दिशा देने में उनकी मदद करनी है। ये मौका दूसरे लोगों को नहीं देना, बाहरी दुनिया से जूझना भी सिखाना है और उनसे सीखना भी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा कि हम अपने बच्चों की क्षमताओं को जानें और उन्हें बढ़ावा दें। साथ ही ये ध्यान भी रखें कि उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। उनका प्रोग्रेस जरूरी है, लेकिन तभी जब वो इसके लिए रेडी हों। बच्चे तभी सीख पाते हैं जब उन पर कोई प्रेशर ना हो। ये हमें ही डिसाइड करना है कि ये सब कैसे और कब हो। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड में हम राइट स्टफ के बारे में जानेंगे। राइट स्टफ को खोजना। दोस्तों, आज के एपिसोड में लेखक एक्सपीरियंस और सही ऑप्शंस को चुनकर सही फैसला लेने के बारे में बताते हैं। 1979 में अमरीकी लेखक टॉम वॉल्फ ने दुनिया को अमरीकी फाइटर पायलट्स के स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में लिखकर बताया। इस प्रोसेस में बेहद खतरनाक और डरावने टेस्ट लेकर इन पायलट्स में से सबसे बेहतरीन लोग आगे बढ़ने के लिए चुने जाते थे। टॉम वॉल्फ के शब्दों में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन किया जाता था जिनमें राइट स्टफ, या फिर यूं कहें कि जन्म से ही सारी योग्यताओं वालों को ही सिलेक्ट किया जाता था। बहुत सारी कंपनीज भी हायरिंग के दौरान यही सोच अपनाती हैं। अपने उम्मीदवारों में सिर्फ राइट स्टफ को ही खोजती हैं। अगर किसी कैंडिडेट का पिछली कंपनी में प्रमोशन नहीं हुआ है या फिर उनका रिज्यूमे बाकियों से स्टैंड आउट नहीं करता है, तो उन्हें ज्यादातर अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर ऐसा ही होता तो कोई भी टॉप एग्जीक्यूटिव जब एक कंपनी से दूसरे में जाते हैं तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि वहां भी वो इतने ही सक्सेसफुल और कैपेबल साबित होंगे जैसे अपनी पहली कंपनी में थे। वो भी नई कंपनी में जाकर फेल हो सकते हैं, जबकि पिछली कंपनी को उन्होंने ही सफल बनाया था। यहाँ कमी राइट स्टफ की नहीं है। कंपनीज कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रही हैं। लेखक काफी साल पहले हुआ अपना एक अनुभव बताते हैं। एक सर्वे के दौरान उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के हजारों सीनियर लीडर से एक सवाल पूछा कि जब से आपने अपना ये पोस्ट संभाला है, तब से आपने कितने ऐसे लोगों को हायर या प्रमोट किया है जिन्हें आप अपनी बेहतरीन चॉइस मानते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनका चयन आपके हिसाब से गलत हुआ है। उत्तर हैरान करने वाला था। केवल 1/3 लोगों को वो बेहतरीन चॉइस मानते थे। 40% लोग ठीक ठाक सी चॉइस थे और 25% लोग गलत चॉइस थे। इससे पता चलता है कि एक कंपनी जहां आम एम्प्लॉय से 0 डिफेक्ट की उम्मीद रखकर काम करवाती है, वहां 25% डिफेक्ट वाला काम करने वाले लीडर का काम एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो अगर राइट स्टफ के आधार पर चयन करना सही नहीं है, तो आखिर यह काम कैसे किया जाए? लेखक बताते हैं कि इसका उत्तर उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक प्रोफेसर मॉर्गन मैकॉल की किताब हाई फ्लाइज में मिला। आगे के एपिसोड में हम मैकॉल की राइट स्टफ के बारे में जानेंगे। मैकॉल की राइट स्टफ की डेफिनेशन काफी अलग है। उनके अनुसार अमरीकी फाइटर पायलट्स अपने कौशल को साथ लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्हें उनके अनुभवों और मुश्किल हालात का सामना करने से हिम्मत मिली और वो उन सब मुश्किल टेस्ट में कामयाब होते गए जो कि कोई भी आम इंसान नहीं कर पाता। इंसान अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करके ही जिंदगी में सक्सेसफुल आगे बढ़ने की हिम्मत बटोरता है। मैकॉल के बारे में ना जानना हमारे लेखक को तब भारी पड़ा जब वो CPS टेक्नोलॉजीज नामक स्टार्टअप कंपनी में कार्यरत थे। ये कंपनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन नाइट्राइड जैसे सिरेमिक प्रोडक्ट्स बनाती थी। कंपनी ने डिसाइड किया कि प्रोडक्शन को एक छोटे स्केल पर सेटअप करने के लिए एक प्लांट लगाना होगा, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। कंपनी ने एक VP को हायर करने का सोचा जो प्रोडक्शन को स्केल अप करने में उनकी मदद करेगा। इस काम में 3 महीने लगे और 2 कैंडिडेट्स चुने गए। जहां कैंडिडेट A पहले से ही किसी बड़ी कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव VP थे, जो कि एक अरबपति कंपनी थी और पूरी दुनिया में $2 बिलियन का सालाना सेल्स करती थी। यह कंपनी जिरकोनियम ऑक्साइड की सहायता से ऐसे सिरेमिक प्रोडक्ट्स बनाती थी जो टेम्परेचर में चेंज से भी फ्रैक्चर नहीं होता था, मतलब टूटता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कैंडिडेट B थे जो कभी कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सिरेमिक्स के 2 प्लांट्स बंद किए थे ताकि वो एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकें। और टेनेसीज में 3 महीने पहले ही उन्होंने एक नया प्लांट लगाया था। उनका ईयरली रेवेन्यू सिर्फ 30 मिलियन का था, लेकिन काम पूरा जानते थे। इन दोनों को लेकर कंपनी में बहस हुई। सीनियर मैनेजर्स चाहते थे कि कैंडिडेट B को चुना जाए क्योंकि उन्हें फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस था, लेकिन इन्वेस्टर्स का रुझान कैंडिडेट A की तरफ था क्योंकि वो पहले से एक बड़ी कंपनी चला रहे थे। लास्ट में कैंडिडेट A को ही चुना गया। $2,500 खर्च करके उन्हें टोक्यो से बोस्टन लाया गया, लेकिन उन्हें 18 महीनों में ही रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनकी पुरानी कंपनी के ऑपरेशंस को तब संभाला गया था जब वो पहले से ही स्टेबल कंडीशन में थी। उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं था कि शुरुआत से प्रोडक्शन को स्केल अप कैसे करें। तब तक कैंडिडेट B को कोई और कंपनी हायर कर चुकी थी। एक दूसरे VP की खोज पुनः शुरू करनी पड़ी।
पहले से अगर मैकॉल की थ्योरी की जानकारी होती तो कैंडिडेट बी को पहली बार में ही चुन लिया जाता और सीपीएस टेक्नोलॉजीज का वक्त और रिसोर्सेज दोनों बच जाते। लेखक बताते हैं कि नोलन आर्कीबाल्ड फॉर्चून 500 में आने वाली कंपनीज में से एक के यंगेस्ट सीईओ थे। कंपनी का नाम था ब्लैक एंड डेकर। नोलन बताते हैं कि उन्होंने अपने तजुर्बों से सीखते हुए जिंदगी में ऊंचे मकाम हासिल किए। बिजनेस स्कूल से निकलते ही उन्होंने सबसे पहले कन्वेंशनल तरीके से सबकी तरह एक अच्छी नौकरी करने से इनकार किया। उनकी पहली जॉब एस्बेस्टोस की खदान में थी। वहां पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन एक्सपीरियंस लेने का मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्हें यहाँ ये सीखने का मौका मिला कि मुश्किल हालात में लोगों को लीड कैसे किया जाए। उनका सपना नौकरी करना ही नहीं बल्कि सीईओ बनना था, जो कि एक दिन सच भी हुआ। उनके तजुर्बे काम आए और जल्दी ही बीट राइस फूड्स नामक कंपनी के वो सीईओ बन गए और सिर्फ 42 साल की उम्र में वो एक बड़ी कंपनी ब्लैक एंड डेकर के सीईओ बने और 24 साल तक इस पोजीशन पर काम कर रहे थे। बतौर माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए हमें नोलन की तरह सोचना चाहिए। उन्हें शुरुआत से ही मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना सिखाना चाहिए। उनके असफल होने पर उन्हें डांटने की जगह उन्हें अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। हमें सिर्फ मेडल्स और अवार्ड्स की चाह नहीं रखनी चाहिए। उनकी असफलता को भी वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे उनकी सफलताओं को करते हैं। हमारा प्राइमरी मोटिव यही होना चाहिए कि बच्चे मुश्किल या आसान हर सिचुएशन में अपना काम खुद करना सीखें। एग्जाम्पल के तौर पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को कोई असाइनमेंट मिलता है और कभी कभी देर रात तक जाकर माँ बाप को असाइनमेंट्स बनाने होते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छे ग्रेड मिल जाएं। ऐसा करने से हम एक बार के लिए तो बच्चों को अच्छा ग्रेड दिला पाएंगे, लेकिन हम उसे मुश्किल से बचने का रास्ता खुद दे रहे हैं। अगर वो बच्चा ये असाइनमेंट खुद देर रात तक जाकर करता और उसके ग्रेड्स अच्छे ना भी आते तो भी वो गलती करके सीखता, अगली बार बेहतर करने की कोशिश करता और सफल भी होता। लेकिन ये सब तभी होता अगर उसे मौका मिलता। माँ बाप के लिए ये एक आसान ऑप्शन नहीं है, लेकिन इससे उनके बच्चे की ग्रोथ में जैसे कंपनीज रिज्यूमे देखकर अपने एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कर लेती हैं, वैसे ही हमें अपने बच्चों का मात्र स्कोर कार्ड देखकर ही उन्हें जज नहीं करना है, बल्कि उन्हें नोलन आर्कीबाल्ड की तरह मौका देना है कि जिससे वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख पाएं। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने मैकॉल के राइट स्टफ के बारे में जाना। आगे के एपिसोड में हम कल्चर की चर्चा करेंगे। कल्चर आपको बेहतर बनाता है। लेखक किताब के इस पड़ाव में हमें कल्चर यानी संस्कृति के बारे में समझाते हैं। बतौर माँ बाप हम जिंदगी में एक ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं जब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम हमेशा अपने बच्चों के साथ उनको डिसीजन लेने में मदद करने के लिए नहीं रहेंगे। तब वो सही डिसीजन लेने में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि वक्त आने पर हमारे बच्चे राइट डिसीजंस लें, लेकिन क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हमेशा ऐसा ही हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। परिवार में नियम बनाना और उसको खुद फॉलो करना और करवाना दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। इसके लिए हमें अपने परिवार में एक कल्चर बनाना होगा जिससे बच्चे सीखें और जीवन भर उसको फॉलो करें। इस मामले में फैमिली और बिजनेस दोनों ही सेम है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि वो जीवन में हर स्टेप पर सही डिसीजन ले, ठीक वैसे ही किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट ये उम्मीद रखती है कि उनके लगातार ऑब्जर्वेशन रखे बिना भी एम्प्लॉयज काम सही करें और जरूरत पड़ने पर सही डिसीजंस लें और सिर्फ सर पर लटकती तलवार देख के ही काम ना करें। एंशिएंट टाइम में रोम के शासक किसी भी जंग के मैदान को जीतकर अपने विश्वास पात्रों को उस मैदान को संभालने के लिए भेज दिया करते थे। जब उनका रथ पहाड़ी पर से गायब होता था तो उन्हें यह पता होता था कि अगले कुछ सालों तक वो इस विश्वास पात्र को देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो पूरा भरोसा रखते थे कि शासन व्यवस्था बिना उनकी निगरानी रखे भी अच्छी तरीके से चलती रहेगी। ये कल्चर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता था, जो उन्होंने सालों से संभाला और अपने विश्वास पात्रों को भी सिखाया था। ठीक यही नीति किसी भी कंपनी को सफल बनाने में हेल्प करती है। पिछले भागों में हमने प्रोसेसेस और प्रायोरिटीज की बात की। कल्चर इन्हें सफल बनाने का एक अहम जरिया है। ये कल्चर आखिर है क्या? MIT के एक ग्रेट स्कॉलर एडगर सेशन के अनुसार कल्चर एक काम करने का तरीका है जिसमें कुछ लोग एक टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। इसी मेहनत के फलस्वरूप जब वो बार बार कामयाबी प्राप्त करते हैं तो बाकी लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। लोग उनके चुने रास्ते के अलावा किसी और रास्ते को अपनाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं और वो कामयाबी हासिल करते चले जाते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है और न ही एक दिन में ये कर पाना पॉसिबल है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम पहली बार आती ही है। इसका सोल्यूशन एक टीम के रूप में काम करके कभी कभी लगातार क्रिटिसिज्म और फेलियर्स को झेलकर कैसे निकाला जाता है, उससे कल्चर बनने की शुरुआत होती है। एक बार जब टीम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेती है तो वो प्रॉब्लम दोबारा कभी आ भी गई तो वो टीम झट से उसे सॉल्व कर देगी। काम हर बार परफेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है, बस काम चलता रहना चाहिए, निगरानी या बिना निगरानी के भी। यही सबसे बड़ा मंत्र है। इस एपिसोड से हमने सीखा कि कैसे कल्चर की मदद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
आगे के एपिसोड में हम कल्चर को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, कल्चर और पर्सनल लाइफ। चलिए कल्चर का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों की फिल्में बनाने वाली कंपनी पिक्सार के नाम से हर कोई वाकिफ है। फाइंडिंग नेमो, अप और टॉय स्टोरी जैसी बड़ी और मशहूर फिल्में इसी कंपनी ने बनाई हैं। और भी बहुत सारे मूवी स्टूडियोज हैं जिनमें कहानियां डेवलप करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन पिक्सार का काम करने का तरीका अलग है। कहानी सीधा डायरेक्टर को देने की बजाय इनकी क्रिएटिव टीम कहानी बनाती है। इस कहानी के रिव्यूज उन लोगों से लेती है जिनका इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। इससे उन्हें ईमानदारी भरे फीडबैक्स मिलते हैं, जिससे वो कहानी को हर इनपुट के साथ ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाते हैं। कंपनी में काम करने वाले वो एम्प्लॉयज को ये अच्छे से पता चल गया है कि ऑनेस्ट फीडबैक बहुत जरूरी है। इससे चाहे फिल्म डिले हो जाए, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज करना उनके वर्किंग कल्चर का हिस्सा बन चुका है, जिसके चलते पिक्सार और उनके फिल्में सफलता की ऊंचाइयां छू रही हैं। शीन के अनुसार कल्चर बनने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि प्रॉब्लम को समझा जाए। उसके बाद प्रोसेसेस की मदद से कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए ये देखना होता है। एक बार सोल्यूशन निकलने के बाद बार बार प्रॉब्लम ना आए ये कंफर्म कर देना चाहिए। फिर भी अगर बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन उस तरह से कैसे निकाला जाए ताकि आने वाले समय में उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना हो। कुछ कंपनीज अपने कल्चर को बनाकर रिटन फॉर्म में रखना पसंद करती हैं, जिससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन भी मिलता है। नेटफ्लिक्स एक ऐसी ही कंपनी है जिसने अपने कल्चर को लिखित रूप में अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाया है, जो कुछ इस प्रकार है। वेकेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जब तक काम इफेक्ट नहीं हो रहा, एम्प्लॉयज जितनी चाहे उतनी छुट्टियां ले सकते हैं। सभी एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को अपने हिसाब से सही फैसला लेने की खुली छूट है। कंपनी को सिर्फ आउटस्टैंडिंग कर्मचारियों की जरूरत है। काम न करने पर किसी और ए प्लेयर को कंपनी हायर कर लेगी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने बनाए हुए कल्चर को खुद ही नहीं मानती। ये कॉन्फ्लिक्ट कंपनी की एक निगेटिव इमेज को बनाता है। इससे उन्हें बचना चाहिए। एक गलत निर्णय कंपनी के कल्चर को बर्बाद कर सकता है। जैसे कोई भी मैनेजर चाहता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज सही डिसीजंस लेकर उसे ऊंचाइयों तक लेकर जाएं, ठीक वैसे ही परिवार में माँ बाप भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अपनी लाइफ में सही चॉइसेस बनाएं। ये तभी हो सकता है जब हम खुद भी वही करें जो हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं। ये काम मुश्किल है क्योंकि अक्सर हम वो काम नहीं कर पाते जो हम अपने बच्चों से करवाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जिम्मेदार माता पिता होने के नाते हमें ये मुश्किल निर्णय भी लेने होंगे ताकि हमारे बच्चे हमें देखकर सीख सकें। लेखक अपना और अपनी बीवी क्रिस्टीन का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एंगेजमेंट के बाद से ही उनकी एक ही सोच थी, अपने परिवार में अच्छी वैल्यूज़ को अप्लाई करना है। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से हुई। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भगवान को माने और दयालु बने, साथ ही साथ मेहनत और अपने काम को प्यार करें। उन्होंने बेहद छोटी छोटी चीज़ों से शुरू किया। उन्हें घर के गार्डन में मूविंग करना सिखाया, घर के छोटे मोटे रिपेयर के काम सिखाए। उन्होंने अपने बच्चों की उंगली पकड़कर नहीं सिखाया, बल्कि जब खुद काम करते थे तब ये सुनिश्चित कर लेते थे कि कम से कम एक या फिर सभी बच्चे उस वक्त उनके आसपास हों। इससे उनके बच्चे बिना उनके कुछ बोले काम करना प्यार से सीखते गए। जब उनका एक छोटा बेटा था तब उसे पता चला कि उसके ही एक क्लासमेट को कुछ लड़के बुली करते थे। उसने जब घर आकर ये बात बताई तो हम सब ने एक नया तरीका निकाला काइंडनेस सीखने का। एक नया फैमिली मोटो बनाया कि क्रिस्टिनिन परिवार अपनी काइंडनेस के लिए जाना जाएगा। इसी बाद में जैसे ही उनके बेटे ने उस बच्चे की मदद की, लेखक ने उसकी खूब तारीफ की और उसका एग्जाम्पल देते हुए दूसरे बच्चों को भी समझाया कि कैसे वो दयालु बन के लोगों की मदद कर सकते हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन खेल और हंसी मजाक में बच्चों ने वो सब सीख लिया जो वो दोनों उन्हें सिखाना चाहते थे। बच्चों में कल्चर जबरदस्ती थोपने के बजाय ऐसे प्यार से सिखाया जा सकता है। परिवार में भी कल्चर स्थापित करने में समय लगता है। इसके लिए सही और गलत में परख होना जरूरी है। बच्चों को जो हम सिखाना चाहते हैं हम खुद भी वही कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। वरना एक भी मौके पर अगर हम चूके तो हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर जाने में वक्त नहीं लगेगा और हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि कब ये सब हो गया। कल्चर एक ऑटो पायलट की तरह ही है। चाहे घर में हो या कंपनी में, एक बार चल गया तो जिंदगी को सही या गलत दिशा में अपने आप लेकर जाता है। वो दिशा क्या होगी हम खुद निर्धारित करते हैं। मार्जिनल थिंकिंग। कुकू एफएम की इस पेशकश में हम क्लेटोन क्रिस्टेंसेन की लिखी किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ के 17वें एपिसोड की चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में लेखक ने एक नया कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है जिसका नाम है फुल वर्सेस मार्जिनल थिंकिंग। चाहे कंपनी हो या हमारी निजी जिंदगी, हमें बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने होते हैं जिनसे हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य भी जुड़ा हुआ होता है। जिस भी सोच के आधार पर हम आज के समय में कोई निर्णय लेते हैं उसी के आधार पर हमारा कल आकार लेता है। अमेरिका में 1990s में ब्लॉकबस्टर नामक कंपनी ने खूब धूम मचाई। ये कंपनी अपने बहुत सारे स्टोर्स के माध्यम से फिल्मों की डीवीडीज किराए पे देती थी। लोग अक्सर डीवीडीज लेकर उन्हें समय पर वापस करना भूल जाते थे, जिससे कंपनी इन्हें आगे किसी दूसरे ग्राहक को देने में असमर्थ होती थी। इससे निजात पाने के लिए कंपनी ने एक नया नियम निकाला,
वक्त पर डीवीडी ना लौटाने पर एक दिन के हिसाब से कंपनी ने ग्राहकों को फाइन लगाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि कंपनी ने फाइन्स इतने बढ़ा दिए कि उनका 70% मुनाफा सिर्फ फाइन से आने लगा। इसी के साथ नेटफ्लिक्स नामक कंपनी की शुरुआत हुई। इनका बिजनेस मॉडल था डीवीडीज ऑनलाइन माध्यम से मंथली बेसिस पर किराए पर देना। जब तक कस्टमर एक सेट देखकर वापस नहीं कर देता तब तक उन्हें दूसरा सेट डिस्पैच नहीं किया जाता था। ब्लॉकबस्टर चाहती तो आसानी से नेटफ्लिक्स जैसी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नेटफ्लिक्स को कम आंका। 2002 में नेटफ्लिक्स ने 36% मुनाफा कमाया। फिर भी ब्लॉकबस्टर को यही लगा कि लॉन्ग टर्म में ऑनलाइन बिजनेस मॉडल नहीं चलेगा। उन्होंने नेटफ्लिक्स के बढ़ते मार्केट को नजरअंदाज किया। उनके हिसाब से ऑनलाइन रेंटल सर्विसेज सिर्फ एक कस्टमर सेगमेंट को मद्देनजर रखकर बनाई गई थी और इससे उन्हें कोई खतरा नहीं था। लेकिन अंत में हुआ क्या? 2011 में जहां नेटफ्लिक्स के साथ 24 मिलियन कस्टमर्स जुड़ चुके थे, वहीं ब्लॉकबस्टर ने इससे ठीक एक साल पहले 2010 में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। ये सब ब्लॉकबस्टर की मार्जिनल सोच का नतीजा था। पुरानी कंपनीज मार्जिनल थिंकिंग का शिकार इसीलिए होती हैं क्योंकि उन्हें नए इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करना महंगा लगता है। वहीं दूसरी ओर छोटी और नई कंपनीज के पास यही एक ऑप्शन होता है। उनके लिए फुल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट होती है और यही उनके लिए फायदेमंद साबित होती है। हेनरी फोर्ड ने ठीक ही कहा है, अगर हमें कोई मशीन चाहिए और हम वो नहीं खरीदते तो आखिरकार हमें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इस एपिसोड से हमने मार्जिनल थिंकिंग के बारे में जाना। अगले एपिसोड में हम मार्जिनल थिंकिंग को पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करेंगे। मार्जिनल थिंकिंग और पर्सनल लाइफ की इस पेशकश में हम क्लेटन क्रिस्टेंसेन की लिखी किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ के 18वें एपिसोड की चर्चा करेंगे। यही मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में लिए जाने वाले फैसलों पर भी लागू होता है। जस्ट दिस वंस, यानी सिर्फ एक बार। यह हमने न जाने कितनी बार किया है और ये सिर्फ एक बार कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला सा बन जाता है। पॉलिटिशियंस जो ना जाने कितने घोटाले करते पकड़े गए, ओलंपिक्स के खिलाड़ी जिन्हें टॉप पर रहने का प्रेशर होता है, वो सिर्फ एक बार वाली सोच को लेकर अपने ही हाथों से स्टीरियोड्स लेकर करियर पर बात कर देते हैं। जर्नलिस्ट सिर्फ एक अच्छी कहानी की लालच में कितनी ही झूठी बातों को छाप जाते हैं। न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। निक लिजॉन एक 26 वर्षीय ट्रेडर था जिसने 1995 में अपनी ट्रेडिंग की आदत से एक ब्रिटिश मर्चेंट बैंक बेरिंग को $1.3 मिलियन के ट्रेडिंग लॉसेस की वजह से डुबो दिया। और ये सब एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ। उस एक गलती को छुपाने के लिए उसे ना जाने कितने झूठ बोलने पड़े। उस नुकसान को झेलने के लिए ना जाने कितनी बार बैटिंग करनी पड़ी और ना जाने कितने ही लोगों को धोखा देना पड़ा। अंत में जब वो पकड़ा गया तो उसके साथ साथ कितनी ही और जिंदगियां बर्बाद हुई। बैंक मात्र 1 पाउंड में बिका। 1200 लोगों की नौकरियां चली गईं, जिनमें कुछ निक्के दोस्त भी थे। उसने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि वो पैसा नहीं कमाना चाहता है, लेकिन बस फेमस होना चाहता था। इसके चलते वो इतना आगे बढ़ गया जहां वो खुद जोर जोर से चिल्ला के बोलना चाहता था कि ये सब बंद हो जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी नौकरी, उसकी आज़ादी और उसकी शादीशुदा जिंदगी सब खत्म हो चुके थे, जिन्हें खोने का उसे सबसे ज्यादा डर था। बहुत बार मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी वजह से हमें पूरी जिंदगी पछतावा होता है। इनकी शुरुआत भी जस्ट दिस वन से ही होती है। लेखक अपना उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम के वो मेंबर थे। टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। एक दफ़ा टीम ने NCAA के बराबर समझे जाने वाले ब्रिटिश चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। उनके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन बात संडे पर आकर अड़ गई। लेखक ने 16 साल की उम्र में भगवान से वादा किया था कि वो संडे के दिन नहीं खेलेंगे, क्योंकि उस दिन उनका सब बात होता है। सब बात कुछ धर्मों में पूजा पाठ करने और आराम करने का दिन होता है, जैसे कि क्रिश्चियंस के लिए संडे। उन्हें उनके कोच ने और साथी प्लेयर्स ने बहुत समझाने की कोशिश की। उनकी एक टीममेट का कंधा डिसलोकेट हो गया था। उनके लिए ये एक मुश्किल चॉइस थी, लेकिन उन्होंने अंत में खेलने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक धार्मिक इंसान थे और भगवान से किए गए वादे को वो नहीं तोड़ सकते थे। सिर्फ एक बार अगर वो कर लेते तो शायद जिंदगी भर करते रहते और खुद को पहली बार न रुकने के लिए पूरी जिंदगी कोसते रहते। अतः हमें अपनी लाइफ से मार्जिनल कॉस्ट और थिंकिंग के कॉन्सेप्ट को हटाना है। हमें क्या चाहिए वो सबसे पहले हमें पता होना जरूरी है। सही दिशा में बढ़ने का ये पहला कदम है। उस रास्ते पर बने रहना अगला कदम और हमारे जीवन की चुनौती है। चाहे कोई कंपनी हो या किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी, हमें सही फैसले लेने और उनके साथ बने रहना आना चाहिए। तभी हम एक मॉरली हैप्पी लाइफ जी सकते। इस तरह हमने जाना कि कैसे हम हैप्पीनेस को अपने करियर और रिलेशनशिप्स में खोज सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ एक बार वाली सोच से दूर रहकर खुद को जेल जाने से भी बचा सकते हैं। सभी एपिसोड्स में ऐसे तरीके बताए गए हैं जिन्हें आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक साथ यूज कर सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि क्या सिर्फ मनी और फेम से ही हैप्पीनेस पाई जा सकती है। हम आशा करते हैं कि आपको अपना आंसर मिल गया हो और आप लोग भी अपनी लाइफ को परमानेंट हैप्पीनेस के डायरेक्शन में ले जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे क्लेटन क्रिस्टेंसेन की लिखी किताब हाउ विल यू मेजर योर लाइफ की बुक समरी।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।